हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे सीजीएल 2019 के प्रीलिम्स में। इस सेशन में हम लोग ये भी जानेंगे कि इस सेशन का पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के और सारे क्वेश्चंस जो हैं, चाहे तो वो प्रीवियस ईयर्स के हों या फिर इस जैसे और क्वेश्चंस जो कि पैटर्न पर आधारित हैं लेकिन वो हमने खुद से डिज़ाइन किए हैं, वो कहाँ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस देखते हैं। जो 36 क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला उनमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कहता है ए सॉन्ग संग एट अ बेरियल। बरियल भी हो सकता है, बेरियल भी हो सकता है। प्रोनाउंसिएशन गूगल के अकॉर्डिंग डिफरेंट है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के, तो उस गहराई में ना जाते हुए इसका मतलब समझते हैं। बेरियल का मतलब होता है दफनाने की प्रक्रिया। किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको जब जमीन में गाड़ा जाता है, उस प्रक्रिया को बेरियल बोला जाता है। तो एक ऐसा गीत जो कि गाया गया हो किसी को दफनाया जब जा रहा है उस समय। पहला ऑप्शन है डर्ज, जिसका मतलब होता है शोक गीत, या फिर जब मान के चलिए कोई मर जाए उस तरह का, जब कोई विलाप करते हुए कोई बात कही जाती है, कोई गीत गाया जाता है, वो डर्ज होता है। सोनेट होती है एक ऐसी कविता जिसमें कि 14 लाइन हो और हर एक लाइन में 10 सिलेबल हो और साथ ही इसका एक फिक्स पैटर्न हो। हिम होता है कोई धार्मिक गीत जैसे कि जो चर्च वगैरह में गाए जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप के वैदिक मंत्र आदि। बैलेड होता है गाथा गीत, किसी की बड़ाई में गाया गया कोई भी, बड़ाई समझते हैं आप, किसी की प्रशंसा में गाया गया कोई भी गीत। आइए अब समझ लेते हैं इनकी डेफिनेशन। डर्ज होता है ए सॉन्ग संग, एक गीत गाया गया हो, स्पेशली विशेषतः इन द पास्ट, भूतकाल में जो गाया जाता था, एट अ फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार और फॉर अ डेड पर्सन मतलब मृत व्यक्ति के लिए। एक विशेषतः भूतकाल में गाया गया एक गीत जो कि कब गाया गया था, किसी के फ्यूनरल पे या फिर जब किसी डेड पर्सन के लिए। सोनेट ए पोएम दैट हैज 14 लाइन्स, एक ऐसी कविता जिसमें के 14 लाइन हो, ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम, जिसमें राइम का एक फिक्स पैटर्न हो और उसके साथ में उसमें जो है 14 लाइन में हर एक लाइन में सामान्यतः 10 सिलेबल हो। हिम हमने पढ़ा ए रिलीजियस सॉन्ग दैट क्रिश्चियंस सिंग टुगेदर इन चर्च एटसेट्रा। एटसेट्रा में जैसे मैंने बताया वैदिक गीत, तो एक ऐसा सांप्रदायिक गीत जो कि क्रिश्चियन एक साथ चर्च में गाते हैं। बैलेड ए लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव, एक लंबा गीत या फिर लंबी पोएम जो कि कोई कहानी बताती है और विशेषतः या फिर सामान्यतः जो कि होती है प्रेम के बारे में। तो अपना जो आंसर है वो है डर्ज, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। हर्ड मतलब सुन पाना, ऐसा कुछ जो कि सुना ना जा सके या जिसको कोई ना सुन सके। इनऑडिबल, इनफॉलेबल, इररिवोकेबल या फिर ऑडिबल। देखिए वर्ड होता है ऑडियो, ऑडियो मतलब आवाज, तो ऑडिबल हो जाता है जिसको सुना जा सके, तो ऑप्शन फोर्थ का मतलब जिसको सुना जा सके, और ऑप्शन फर्स्ट इन लग गया है तो इसका मतलब हो जाएगा जिसको ना सुना जा सके। इनफॉलिबल, फॉलिबल होता है जो कि गलती, जो चूक कर सके, तो जो चूक जिसके द्वारा कभी कोई चूक हो ही ना वो होगा इनफॉलिबल। रिवोक होता है किसी चीज को रद्द कर देना, तो जो जिसको रद्द ना किया जा सके। रिवोकेबल तो हो जाएगा जिसको रद्द कर सके, इररिवोकेबल हो जाएगा जिसको रद्द ना किया जा सके। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। इनऑडिबल, नॉट लाउड इनफ टू बी हर्ड, ऐसा मतलब इतना लाउड नहीं है कि उसको सुना जा सके। इनफॉलेबल, नेवर मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, जो कि कभी कोई गलतियां ना करे या फिर जो कि कभी गलत ना हो। इररिवोकेबल, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और रिवर्स्ड, जिसको के चेंज ना किया जा सके या फिर रिवर्स ना किया जा सके। ऑडिबल, दैट कैन बी हर्ड। इनऑडिबल और ऑडिबल दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, तो अपना आंसर है इनऑडिबल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, ऐसा कोई जो कि छोड़ देता है उसका अपना देश, किस लिए, ताकि वो सेटल हो सके किसी एक और कंट्री में या फिर किसी दूसरी कंट्री में। फॉरेनर विदेशी, एमिग्रेंट
जो कि अपना देश छोड़ करके, देखिए दो शब्द होते हैं समझिएगा, एक तो होता है एमिग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? एमिग्रेंट तो होता है, मान के चलिए मैं ए देश में रहता हूं और ये है बी देश, मैं यहां से गया बी देश में, तो यहाँ के लोगों के लिए मैं हो जाऊंगा एमिग्रेंट, और यहाँ बी देश के लोगों के लिए जब मैं आया बी देश में ना, तब मैं इन लोगों के लिए हो गया इमिग्रेंट, क्योंकि मैं किसी दूसरे देश से आया हूँ। देखिए केवल दोनों शब्दों में अंतर समझ लीजिए क्या है कि अगर मैं ए देश से बी देश में जा रहा हूँ तो ए देश के लोगों के लिए तो मैं हो जाऊंगा एमिग्रेंट, जो कि हमसे पूछा गया है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, और बी यानी कि जो दूसरा देश छोड़ करके हमारे देश में आया है, तो बी वालों के लिए मैं हो जाऊंगा इमिग्रेंट। अंतर समझ लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, फिर भी नहीं आता तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे। टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, और नेटिव होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड, जैसे कि मेरा नेटिव प्लेस कोई XYZ जगह है जहाँ पे मेरा जन्म स्थान हुआ है, जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं पहले। फॉरेनर होता है ए पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन। विदेशी कह सकते हैं बेसिकली इसको, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी ऐसे देश से संबंध रखता है जो कि उसकी या जो कि आपकी मतलब मेरी नहीं है। एमिग्रेंट ए पर्सन हु हैज गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, डिस्कस कर चुके हैं। टूरिस्ट होता है ए पर्सन हु विजिट्स अ प्लेस फॉर प्लेजर, एक व्यक्ति जो कि कोई जगह घूमने जाता है आनंद के लिए, पर्यटक कह सकते हैं। नेटिव होता है कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू वर बोर्न और वेयर यू हैव ऑलवेज लिव्ड, ऐसी जगह से संबंधित जहां आपका जन्म हुआ हो या फिर जहां आप हमेशा रहे हों। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, दैट इज एमिग्रेंट। नेक्स्ट है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो समय है या जो काल है उसको क्या कहेंगे? फोर्टनाइट, मिलेनियम, डेकेड या फिर सेंचुरी। देखिए फोर्टनाइट होता है ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 14 दिन के समय को फोर्टनाइट बोला जाता है। मिलेनियम होता है 1000 सालों का, जो 1000 वर्षों का जो पीरियड है उसको। डेकेड होता है जो 10 सालों का है, और सेंचुरी होता है 100 सालों का। तो अपना आंसर आप लोग समझ गए होंगे क्या है। आइए फिर भी डेफिनेशन से समझते हैं। फोर्टनाइट होता है ए यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 14 डेज, 14 दिनों के बराबर के समय को फोर्टनाइट बोला जाता है। मिलेनियम ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, डेकेड ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, सेंचुरी एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो अपना जो सही आंसर है वो है डेकेड। आइए अगला देखते हैं। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर कपड़े रखे जाते हैं। पहला है कॉफिन, दूसरा है वार्डरोब, तीसरा है हैंगर और चौथा है शाफ्ट। देखिए कॉफिन होता है ताबूत, ताबूत में तो कपड़े नहीं रखते आप, ताबूत में तो डेड बॉडी रखी जाती है। वार्डरोब में आप एक काइंड ऑफ अलमारी होती है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, वार्डरोब बोला जाता है उसको। हैंगर होता है, देखिए हैंगर दो मतलब समझ लीजिए, एक हैंगर ये होता है और एक हैंगर होता है ये। GER और GAR में अंतर समझ लीजिए। ये तो है जहाँ पर प्लेन्स, एयरप्लेन वगैरह रखे जाते हैं, खड़े किए जाते हैं, और ये है जिसमें कपड़े टांगे जाते हैं। इस तरह का आपने एक आकृति देखी होगी अपने घर में जिसमें कपड़े टांगे जाते हैं। शाफ्ट होती है एक बार, काइंड ऑफ, चाहे तो लोहे की हो सकती है, किसी भी तरह की एक छड़ होती है, उसको शाफ्ट बोला जाता है। डेफिनेशन से समझिए क्या है एग्जैक्ट मतलब इन सभी का। कॉफिन, अ बॉक्स इन विच अ डेड बॉडी इज बरीड और बर्न, एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि डेड बॉडी या तो रखी जाती है, दफनाई जाती है या फिर जलाई जाती है। क्रिमेटेड मतलब दाह संस्कार करना। वार्डरोब होता है ए लार्ज कबर्ड इन विच यू कैन हैंग योर क्लोथ्स, एक लार्ज कबर्ड, लकड़ी की अलमारी टाइप का जिसमें आप अपने कपड़े टांग सकते हैं। हैंगर, अ बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट, बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट, एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे प्लेन्स को रखा जाता है। शाफ्ट, a bar that connects part of a machine so that power can pass between them, एक ऐसी बार जो कि किसी मशीन के पार्ट्स को कनेक्ट कर सकती है, और वो भी क्यों? ताकि जो पावर है वो उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मशीन के उनमें पास हो सके। देखिए तो अपना आंसर होगा वो है वार्डरोब। आइए नेक्स्ट है ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, एक
ऐसा व्यक्ति जो कि उसकी भाषण में या फिर बोलचाल में बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो, संकुचित हो, या फिर कह सकते हैं संयमित हो। पहला है कॉन्फिडेंट, दूसरा है रेटिसेंट, तीसरा है एलोक्वेंट और चौथा है एडमेंट। देखिए, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अपनी जो उसकी योग्यताएं हैं उनमें जो विश्वास रखता हो, कॉन्फिडेंट होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट आपने सुना होगा, आत्मविश्वासी। रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, जो कि बोलचाल में मतलब कम बोलता हो, अपने तक ही सीमित रहता हो। एलोक्वेंट होता है जो कि बोलने में बहुत ज़्यादा चतुर हो, वाक चतुर इसको बोला जाता है। और एडमेंट होता है अक्खड़, मतलब अपनी ही जो उसकी सोच है, अपनी जो तथ्य हैं उसके, उन्हीं पर जो स्थिर रहे, अक्खड़ रहे, उसको एडमेंट बोला जाता है। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। कॉन्फिडेंट है फीलिंग और शोइंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटीज, ओपिनियंस एट्सेट्रा। फीलिंग महसूस करना या फिर दिखाना कि आप बहुत निश्चित हैं अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के, अपनी ओपिनियंस को लेकर के। रेटिसेंट, नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, लोगों को चीज़ों के बारे में ना बताने वाला, मतलब ऐसी उसकी इच्छा है कि लोगों को चीज़ों के बारे में ना बताया जाए। एलोक्वेंट होता है एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल, स्पेशली व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक। मैंने बताया इसका मतलब होता है वाक चतुर। तो ऐसा मतलब ऐसी योग्यता जिसमें कि आप अपनी लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ कर सकें और अपनी जो ओपिनियन है उनको अच्छे से बता सकें, जबकि आप पब्लिक में, आप समाज में या लोगों के बीच में बोलते हों। एडमेंट, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, मतलब अपने दिमाग में जो कोई भी बात है उसको चेंज करने से या उसमें परिवर्तन लाने से मना कर देना। तो अपना जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, आप खुद सोचिए। पूछा गया है ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी बोलचाल में बहुत संयमित हो, संकुचित हो या संतुलित हो। तो वो क्या होगा, वो ऐसा ही तो व्यक्ति होगा जो कि दूसरे लोगों को मतलब ना बता पाए कि ना बताना चाहे कि मैं चाहता क्या हूँ, है ना। बात करना जिसको ज़्यादा पसंद ना हो, अल्पभाषी इसको कह सकते हैं। तो अल्पभाषी का मतलब होता है रेटिसेंट। आइए अब बढ़ते हैं आगे। ओपन अ रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, जो आदेश हैं उनका पालन करने से खुल्लम खुल्ला मना कर देना। ओपन रिफ्यूजल मतलब खुल्लम खुल्ला मना कर देना। कंप्लायंस, एडहेरेंस, ओबीडियंस और डिफायंस। देखिए इनके सबके रूट वर्ड समझिए। इसका है रूट वर्ड कंप्लाई, जिसका मतलब होता है अनुपालन करना। अगर मैं बोलचाल की भाषा में बात करूं तो जो आदेश दिया गया है उसका पालन करना। एडहियर होता है पालन करना, ओबे होता है पालन करना, आज्ञा मानना, और डिफाई होता है विच इज़ दिस। डिफाई का मतलब होता है चुनौती देना। तो इन तीनों का मतलब तो सिमिलर है, आदेशों का पालन करना, आज्ञा मानना, और डिफाई मतलब चुनौती देना। चुनौती जब आप कब देते हैं, जब आप किसी के आदेश मानने से मना कर देते हैं। तो अपना जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 ही होना चाहिए। आइए डेफिनेशन से भी समझते हैं एक बार। कंप्लायंस, द एक्ट ऑफ ओबेइंग अ लॉ और रूल, नियम या फिर कोई कानून पालन करने की क्रिया। एडहेरेंस, द ओबेइंग ऑफ अ रूल और लॉ। ओबीडियंस, द एक्ट, एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ ओबेइंग, ठीक है। डिफायंस, बिहेवियर इन विच यू रिफ्यूज टू ओबे समवन और समथिंग, ऐसा व्यवहार जिसमें कि आप किसी व्यक्ति या वस्तु का पालन करने से मना कर देते हैं। तो अपना जो आंसर है वो यही है। अभी है अगला, मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, एक ऐसे नीति सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत जो किसी एक के व्यवहार को मतलब गवर्न करते हैं, ये बताते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होगा। इंट्यूशन, एथिक्स, एटीट्यूड और साइकोलॉजी। सो इंट्यूशन होता है अंतर ज्ञान, ट्यूशन मतलब ज्ञान देना और इन मतलब अंदर से, तो अंदर अंतर ज्ञान वो हो जाएगा इंट्यूशन। एथिक्स होते हैं उचित या अनुचित का जो है अंतर करने का ज्ञान, और एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। इंट्यूशन, द फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट मेक्स यू बिलीव और नो दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन व्हाई।
ऐसी फीलिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको ये मतलब आपको ये विश्वास दिलाती हैं कि भाई समथिंग इज़ ट्रू विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन, मतलब बिना एक्सप्लेन तो वो नहीं करती, ऐसी फीलिंग्स जो कि आपको किसी चीज़ पर के ऊपर विश्वास दिलाती हैं विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है। एथिक्स होता है बिलीफ अबाउट व्हाट इज़ मोरली करेक्ट और एक्सेप्टेबल, जो नैतिक रूप से करेक्ट या फिर एक्सेप्टेबल हैं उनके बीच में, मतलब उनके कह सकते हैं आप उनके संबंध में जो हमारे विचार हैं उनको एथिक्स बोला जाता है। एटीट्यूड द वे यू थिंक फील और बिहेव, दृष्टिकोण मैंने अभी बताया। साइकोलॉजी होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, इसको मनोविज्ञान बोला जाता है। माइंड दिमाग या फिर व्यवहार का जो वैज्ञानिक स्टडी है, अध्ययन है, उसको साइकोलॉजी बोला जाएगा। तो अपना जो सही आंसर है वो आप खुद सोचिए कि क्या होना चाहिए। देखिए पूछा क्या गया है वो समझिए पहले। मोरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर, वो वाले नैतिक सिद्धांत जो कि किसी एक व्यक्ति के या किसी के व्यवहार को संतुलित या फिर निर्धारित करते हैं, उनको क्या बोला जाएगा। तो इन चारों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठता है वो है ऑप्शन सेकंड, दैट इज एथिक्स। नेक्स्ट है वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, जो कि जलयानों को में या फिर कह सकते हैं जलयानों को या फिर में लोड या अनलोड करता है, उसको क्या बोलते हैं। स्पिंस्टर, स्टीवर्डोर, कैप्टन या फिर रस्टिक। देखिए स्पिंस्टर होता है एक ऐसी महिला जो कि जिंदगी भर कुंवारी रही हो और विशेषतः बूढ़ी महिला। स्टीवर्डोर जो हमसे पूछा गया यही होता है जो कि नियुक्त किया गया हो या फिर जिसकी नौकरी ये हो कि आपको जो जहाज आएंगे उनमें सामान लोड या फिर उनसे अनलोड करना है। कैप्टन आपको पता ही है, कप्तान होते हैं। रस्टिक होता है सिंपल, सादा। आइए डेफिनेशन देखते हैं। स्पिंस्टर होता है ए वुमन, स्पेशली एन ओल्डर वुमन हु हैज़ नेवर बीन मैरिड, एक महिला, खासतौर पे एक बूढ़ी महिला जो कि जिसकी कभी शादी ना हुई हो। स्टीवर्डोर होता है अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ डॉक टू लोड एंड अनलोड शिप्स। कैप्टन द पर्सन हु इज इन कमांड ऑफ अ शिप और एन एयरक्राफ्ट, कप्तान। रस्टिक सिंपल। तो अपना जो आंसर है वो है स्टीवर्डोर। A sudden rush of a large number of frightened people or animals, डरे हुए लोगों या फिर जानवरों का बड़ी संख्या में भगदड़, उसको क्या बोला जाएगा। सडन रश मतलब बहुत तेजी से दौड़ने की क्रिया, उसको क्या बोला जाएगा। एक शब्द में बात करें तो भगदड़ होता है। आइए एग्जाम्पल जो हमारे ऑप्शन हैं उनसे समझते हैं। स्केपगॉट होता है बलि का बकरा। रेक्ल्यूज होता है एकांत में जीवन जीने वाला। स्टैम्पीड भगदड़ होता है। और लुनेसी होता है पागलपन। डेफिनेशन से समझिए। अब तक वैसे तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा। स्कैपगॉट अ पर्सन हु इज पनिश्ड फॉर थिंग्स दैट आर नॉट हिज और हर फॉल्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उन चीज़ों के लिए पनिश किया गया हो जो कि उसकी गलती नहीं थी। बलि का बकरा होता है। रेक्ल्यूज अ पर्सन who lives alone and who maintains very little contact with other people or society, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अकेला रहता हो और समाज के दूसरे लोगों के साथ में बहुत कम जिसका जो है संपर्क हो, उसको रेक्ल्यूज बोला जाता है। स्टैम्पीड अ सिचुएशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स और पीपल स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें लोगों का या फिर जानवरों का एक बड़ा समूह या फिर एक बड़ी संख्या किसी एक ही दिशा में भागना शुरू कर देते हैं, भगदड़ बोला जाता है। लुनेसी वेरी स्टूपिड बिहेवियर, बहुत ज़्यादा हास्यास्पद व्यवहार, तो उसको कह सकते हैं आप पागलपन। तो अपना जो आंसर है वो है स्टैम्पीड। नेक्स्ट है वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट। प्री ऑक्यूपाइड होता है अपने आप में मगन, जो कि अपने ही जो इंटरेस्ट हैं, स्वार्थ हैं, उनको लेकर के अपने आप में मगन हो, उसको क्या बोला जाता है। इगोइस्ट, पेसिमिस्ट, एथीस्ट या फिर ऑप्टिमिस्ट। देखिए इगोइस्ट होता है स्वार्थी, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, एथीस्ट होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नास्तिक बोला जाता है इसको। और
ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, तो पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, एथिस्ट नास्तिक और ईगोइस्ट होता है स्वार्थी। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा ईगोइस्ट। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। ईगोइस्ट अ सेल्फिश पर्सन, स्वार्थी व्यक्ति। पेसिमिस्ट अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये सोचता है दैट बैड थिंग्स विल हैपन, कि केवल बुरी ही चीज़ें होंगी, एंड दैट समथिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल, और या फिर जो कोई भी चीज़ है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। एथीस्ट ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और एनी गॉड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी देव या फिर देवताओं के एग्जिस्टेंस में बिलीव ना करता हो। ऑप्टिमिस्ट अ पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू बी होपफुल एंड टू एक्सपेक्ट गुड आउटकम्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि होपफुल आशावादी रहता है और उसको हमेशा अच्छे जो परिणाम हैं उनकी आशा रहती है। तो अपना जो सही आंसर है वो है ईगोइस्ट। नेक्स्ट है ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें के 8 साइड हों। ओक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। देखिए ओक्टा होता है 8, पेंटा होता है 5, हेक्सा होता है 6 और हेप्टा होता है 7। तो आप खुद सोच लीजिए कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं डेफिनेशन। A shape that has 8 straight sides, a shape that has 5 straight sides, a shape with 6 sides, a flat shape with 7 straight sides। ठीक है, वो हम लोग पहले ही बता चुके हैं 8, 5, 6, 7। तो आंसर है ऑक्टागन। नेक्स्ट, वन हु लव्स हिज कंट्री, कोई ऐसा जो कि उसके देश से या फिर अपने देश से प्यार करता हो। कोलैबोरेटर होता है सहयोगी। कॉन्स्पिरेटर होता है जो कॉन्स्पिरेसी करता है, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र, तो कॉन्स्पिरेटर हो जाएगा षड्यंत्रकारी। पैट्रियट होता है देशभक्त और ट्रेटर होता है गद्दार। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। ये सब है डेफिनेशन। आप चाहें तो वीडियो रोक करके या फिर इसके PDF से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आंसर है पैट्रियट। इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, जो कि अपने उधार चुकाने में इनकैपेबल हो, असक्षम हो। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, इसको बोल सकते हैं, इसका जो सिनोनिम है वो है बैंकरप्ट। इन दोनों का ही मतलब होता है दिवालिया, और दिवालिया वो व्यक्ति होता है जिसपे जो कि अपना उधार चुकाने में असक्षम हो। तो अपना आंसर ये हो सकता है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी हम लोग देखेंगे। करप्ट होता है भ्रष्ट। ऑब्सोलीट होता है जो कि नो लॉन्गर इन यूज, मतलब अब बहुत पुराना हो चुका है इसलिए यूज नहीं होता। एक्स्ट्रावेगेंट होता है पैसे को मतलब बहुत ज़्यादा उड़ाना, पैसे उड़ाने वाला बोल सकते हैं आप इसको। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। आइए डेफिनेशन समझते हैं। इंसॉल्वेंट, नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे व्हाट यू ओ, जो कि आपने किसी का उधार लिया है उसको वापस चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे ना होना, वो होता है इंसॉल्वेंट। करप्ट, डूइंग और इन्वॉल्विंग इलीगल और डिसऑनेस्ट थिंग्स इन एक्सचेंज फॉर मनी एटसेट्रा, पैसे के बदले कुछ इलीगल या फिर गैर ईमानदार या फिर बेईमानी भरी चीज़ें करना या उनमें शामिल होना करप्ट हो जाता है। ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज़ बीन इन्वेंटेड, अब और ज़्यादा प्रचलन में नहीं है क्योंकि कुछ और बेहतर इन्वेंट कर लिया गया है, उसका आविष्कार कर लिया गया है। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। ए लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक लंबी और उत्तेजनात्मक या फिर उत्तेजक भाषण, उसको क्या बोलेंगे? हरेंग, एलोकेंस, प्रोलॉग या फिर डिस्कशन। देखिए हरेंग होता है एक जोशीला या फिर तीव्र भाषण, तो ये हो सकता है अपना, लेकिन अभी आगे भी देखेंगे। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था एलोकेंट, उसका मतलब होता है वाक चतुर, तो एलोकेंस वो प्रक्रिया हो जाएगी, उसको बोला जाएगा वाक चातुर्य, यानी कि बोलने की कला, बोल करके या फिर अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस करना जबकि आप पब्लिक में बोल रहे हो। प्रोलोग होता है प्रस्तावना, या फिर कह सकते हैं कि नाटक या फिर कोई कविता या फिर कोई लेख प्रस्तुत करने से पहले जो स्पीच दी जाती है, प्रस्तावना कह सकते हैं आप उसको प्रोलोग बोला जाएगा। डिस्कशन होता है विचार विमर्श। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। हरेंग, अ लॉन्ग, लंबा, लाउड, एंग्री स्पीच, एक लंबा,
तेज आवाज में या फिर जो है गुस्सैल भाषण। एलोक्वेंस द क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग अ क्लियर स्ट्रॉन्ग मैसेज, जो स्पष्ट और दृढ़ मैसेज है उसको डिलीवर करने की, उसको बताने की, कन्वे करने की जो क्वालिटी है वो एलोक्वेंस हो जाएगा। प्रोलोग अ पीस ऑफ राइटिंग और अ स्पीच दैट इंट्रोड्यूसेस अ प्ले, पोएम एटसेट्रा, कोई राइटिंग या फिर स्पीच जिसके माध्यम से कोई प्ले, पोएम ऐसी चीज़ें वो इंट्रोड्यूस की जाती है। मैंने बता दिया आपको, पहले एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोलोग होता है प्रस्तावना, डिस्कशन, विचार विमर्श। तो अपना जो सही आंसर है वो है हरेंग, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, कोई स्कूल या फिर कॉलेज जिसमें कि किसी कोई व्यक्ति एजुकेट, शिक्षित किया गया है। एल्मा मैटर, एल्मा माटर, एल्यूमिनाई, ग्रेजुएट या फिर मेंटर। देखिए एल्मा मैटर होता है कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज जहाँ पे कोई पढ़ा हो, एल्यूमिनाई होता है पूर्व स्टूडेंट्स, और ग्रेजुएट होता है स्नातक, मेंटर होता है गुरु कह सकते हैं आप इसको, या फिर रास्ता दिखाने वाला। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। एल्मा माटर होता है द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट समबडी अटेंडेड, कोई ऐसा स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय जिसको कि किसी ने अटेंड किया हो, जिसमें कोई शामिल हुआ हो या जहां उसकी पढ़ाई हुई हो, वो होता है एल्मा माटर। व्यक्ति नहीं, वो कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी, उसको बोला जाएगा। एल्यूमिनाई होता है फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स के लिए होता है एल्यूमिनाई। ग्रेजुएट, स्नातक, अ पर्सन हु हैज़ अ फर्स्ट डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, स्नातक होता है। मेंटर, an experienced person who advises and helps somebody with less experience over a period of time। ठीक है, गुरु या फिर पथ प्रदर्शक हो सकता है इसका हिंदी मतलब। आइए enclosed area where aircraft are kept and repaired, एक ऐसा चारों तरफ से बंद क्षेत्र जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है या फिर उनकी रिपेयरिंग की जाती है। होज होता है पाइप, आपने देखा होगा रबड़ का या प्लास्टिक का जो पाइप होता है उसको होज बोला जाता है। हार्बिंजर होता है अपशकुन, मतलब कुछ गलत होने वाला है, उसकी जो ऐसा सूचनाएं आए, ऐसी इंट्यूशन आए, वो हार्बिंजर होगा। हैंगर होता है ये वाला हैंगर जिसमें आप कपड़े टांगते हैं, और ये वाला हैंगर होता है जिसमें के वायुयान खड़े होते हैं। हम लोग इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन 4 सही है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। होज अ लॉन्ग रबर और प्लास्टिक ट्यूब दैट वाटर कैन फ्लो थ्रू, एक लंबी रबड़ की या फिर प्लास्टिक की ट्यूब, पाइप कह सकते हैं आप इसको, घरों में यूज होता है भारत में, और जिसके थ्रू पानी बहता है। हार्बिंजर अ साइन दैट शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, ऑफन समथिंग बैड, एक ऐसा शकुन, अपशकुन इसको कह सकते हैं आप। और हैंगर जिसमें कपड़े टांगते हैं। और नंबर 4 पे जो हैंगर है, ए बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट, तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ए शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, एक ऐसी छोटी कहानी जिसके साथ कोई नैतिक शिक्षा जुड़ी हो और जिसमें सामान्यतः जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स होते हैं, है ना। जैसे कि चंपक आपने पढ़ी हो बचपन में, उसमें भी कहानियां जानवरों से संबंधित होती थी और उसमें कोई नैतिक शिक्षा हमें सीखने के लिए मिलती थी। पैरोडी होता है हास्य, मतलब ऐसी किसी की नकल करना जिससे कि हास्यजनक माहौल बने। ऑड होता है किसी विशेष समारोह के लिए या फिर विशेष समय के लिए तैयार किया गया तैयार की गई कोई कविता। फेबल होता है नैतिक शिक्षा वाली कहानी जो पूछा गया, और हिम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चर्च आदि में गाया गया गीत या फिर वैदिक मंत्र। देखिए गूगल क्या कहता है वो समझिए। पैरोडी अ पीस ऑफ राइटिंग, स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समथिंग समबडी इन अ फनी वे, मतलब किसी और की जो बोलने का या फिर उसकी स्पीच है, म्यूजिक है, उसको इस तरह से कॉपी करना कि आप उसको फनी वे में कॉपी करना। ऑड अ पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन और दैट स्पीक्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, एक ऐसी पोएम जो कि किसी विशेष अवसर के लिए लिखी गई हो या फिर जो बात करती हो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या फिर वस्तु विशेष के बारे में। फेबल अ शॉर्ट टेल
टू टीच अ मोरल लेसन, एक छोटी सी कहानी किस लिए, ये सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए, मोरल लेसन सिखाने के लिए। हिम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अपना जो आंसर है वो है फेबल। नेक्स्ट है हैविंग टू ओपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दो अलग अलग और खास तौर से विपरीत हाँ और ना वाली फीलिंग के बीच में अटक जाना या होना, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट, कंसाइडिंग, कंटेम्पररी या फिर एम्बिवेलेंट। अब आप एक चीज समझिए, इक्विवेलेंट होता है समकक्ष, जो कि मतलब किसी के इक्वल हो, है ना, पद में या फिर जैसे भी है, धन में, जो भी आपका मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें ना। कंसाइडिंग होता है उसी समय पे होना, या फिर कह सकते हैं आप कि एक ही समय पे दो चीज़ों का होना। एक कोई चीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी अगर उसी समय पे हो रही है तो वो दोनों चीज़ें आपस में कंसाइडिंग हो जाएंगी। कंटेम्पररी समकालीन होता है, एक ही समय से जो रिलेटेड हों। और एम्बीवेलेंट होता है जो हमसे पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा होगा एम्बीडेक्स्ट्रस, उसमें बताता क्या है वो, उसका मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपने दोनों हाथ दायां और बायां अच्छे से एक ही समय पर यूज कर सकें इक्वली, है ना। तो एम्बीवेलेंट भी उसी तरह को बताएगा कि दो डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स, जैसे दायां बायां है ऐसे ही हाँ और ना की जो फीलिंग्स हैं उनको रखने की स्थिति या उनमें होने की स्थिति एम्बीवेलेंट कहलाई जाएगी। आइए डेफिनेशन समझते हैं। इक्वल इन वैल्यू, अमाउंट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एट्रा, जो कि वैल्यू, अमाउंट, मीनिंग या फिर इंपॉर्टेंस आदि चीजों में समान हो वो इक्विवेलेंट होते हैं। कंसाइडिंग टू हैपन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, ऐसे समय पे होना जैसे कि मतलब जैसे कि किसी एक ऐसे समय पे होना जैसे जब कोई दूसरी चीज भी हो रही है। कंटेम्पररी, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज समथिंग और समबडी एल्स, किसी और व्यक्ति वस्तु के समकालीन होना। एम्बीवेलेंट, हैविंग और शोइंग अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स और ओपिनियन अबाउट समथिंग और समबडी। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट अपना ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ शिप्स। ए ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का समूह, उसको क्या बोला जाएगा, फ्लीट होता है बेड़ा, जहाजों का बेड़ा हो सकता है ये। और स्क्वाड होता है दस्ता, जैसे कि बम निरोधक दस्ता। कॉलोनी होता है मतलब किसी और देश को, जैसे कि इंडिया यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी था। स्वाम होता है टिड्डियों का या फिर बेसिकली कह सकते हैं इंसेक्ट्स का समूह। आइए समझते हैं डेफिनेशंस। फ्लीट होता है ए ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। स्क्वाड, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क एज अ टीम, लोगों का समूह जो कि एक टीम के तौर पर काम करता है। कॉलोनी, अ कंट्री और एरिया दैट इज रूल्ड बाय अनदर मोर पावरफुल कंट्री, अभी बताया जैसे कि हम लोग यूके की कॉलोनी थे। स्वाम, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स स्पेशली बीज मूविंग अराउंड टुगेदर, कीड़ों का, खास तौर पे मक्खियों का समूह या फिर टिड्डियों का समूह जो कि एक साथ इधर से उधर विचरण करते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द स्पीड, चाल को बढ़ा देना। देखिए क्वेश्चन ही फिजिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो इसका मतलब समझ गए होंगे, चाल को बढ़ा देना होता है एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन 3 अपना सही आंसर है, एक्सेलरेट। लेकिन बाकी भी तो समझेंगे। एक्टिवेट होता है एक्टिव कर देना, कोई चीज अगर स्थिर है उसको चालू कर देना, एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है स्पीड इंक्रीज करना, चालू करना नहीं पूछा हमसे कोई बात का, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। एसिमुलेट होता है समावेश करना, मतलब अगर कोई चीज अलग अलग है उनको एक साथ मिला देना, समावेश कर लेना, एसिमुलेट हो जाता है। एक्सेलरेट होता है, इसको समझ सकते हैं आप, रोमांचित या फिर प्रसन्न कर देना, टू मेक समवन हैप्पी। तो अपना जो आंसर है वो हम पहले ही देख चुके हैं, एक्सेलरेट है। ये सब डेफिनेशन है, आइए देखते हैं। टू मेक समथिंग स्टार्ट वर्किंग, किसी चीज को शुरू कर देने की क्रिया। एसिमुलेट, टू बिकम और अलाउ समबडी समथिंग टू बिकम पार्ट ऑफ अ कंट्री, अ सोशल ग्रुप एटसेट्रा, किसी चीज को होना या फिर अनुमति देना कि वो किसी एक देश का या फिर किसी एक सामाजिक समूह का पार्ट बन सके, समावेश कर लेना उसका। एक्सेलरेट, टू गो फास्टर,
एक्सिलरेट, टू मेक समबडी फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, किसी को बहुत ज़्यादा उत्तेजित या फिर खुश कर देना, रोमांचित कर देना, एक्साइट होता है रोमांचित करना। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक चीज़ ये भी समझिए कि जैसे एसिमलरेट है, एक्सिलरेट है, एक्सिलरेट है, इनका प्रोनाउंसिएशन जैसे कि थर्ड और फोर्थ है, एक्सिलरेट और एक्सिलरेट काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन जो इनकी स्पेलिंग में डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं और उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, जो किसी व्यक्ति से, इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ हो या संबंधित हो। पर्टेन मतलब संबंधित होना, संबंधित हो वो भी कब से, जन्म से, जो कि जन्मजात हो उसको क्या बोला जाएगा, क्रोनिक, हैबिचुअल, कंजेनिटल या फिर एनोमली। देखिए क्रोनिक होता है किसी बीमारी के लिए यूज होता है ये वर्ड, और वो भी ऐसी बीमारी जो कि बहुत समय से हो, बहुत पुरानी हो, चिरस्थायी जिसको बोल सकते हैं। हैबिचुअल होता है जो कि हैबिट से रिलेटेड हो, आदतन। कंजेनिटल होता है जन्मजात, विच इज रिलेटेड या विच इज अटैच फ्रॉम बर्थ। और एनोमली होता है अनियमितता या फिर विसंगति। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। आइए डेफिनेशंस देखते हैं। क्रोनिक, यूज्ड अबाउट अ डिजीज और अ प्रॉब्लम दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी ऐसी समस्या या फिर बीमारी के लिए यूज किया जाता है जो कि बहुत लंबे समय तक जारी रहती है। हैबिचुअल, डूइंग समथिंग वेरी ऑफन, ऐसी कोई चीज बारंबार करना, आदतन कह सकते हैं इसको। कंजेनिटल, बिगिनिंग एट एंड कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ, जन्म से शुरू होने वाली और जन्म से लगातार चलने वाली, जन्मजात इसको बोल सकते हैं। अनोमली, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, जो कि नॉर्मल या फिर यूजुअल चीज़ें हैं उनसे डिफरेंट अगर कोई चीज़ है तो उसको अनोमली बोला जाएगा, या इसको कह सकते हैं असामान्य या विसंगति। तो आंसर है कंजेनिटल। अगला है ए पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आकर्षण खींचता है, और वो भी किस तरीके से, जैसे कि उसका स्टाइल बहुत फ्लैशी, फ्लैशी होता है दिखाना, दिखावटी तरीके से, भड़कीला कह सकते हैं आप इसको। तो इसको क्या बोला जाएगा वो समझिए। जॉकी, ग्लटन, फ्लैम्बोयंट या फिर वैगबॉन्ड। देखिए जॉकी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि हॉर्स वगैरह राइडिंग करता हो, है ना, घुड़सवार जिसको बोला जाता है, वो जॉकी कहलाया जाएगा। ग्लटन होता है पेटू, जिसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक हो। फ्लैम्बॉयंट होता है चमकदार या भड़कीला, जैसे कि मान के चलिए छपरी जो होते हैं वो उस तरह के कपड़े, उनके बाल भी बहुत ज़्यादा भड़कीले से होंगे और कपड़े भी चमकीले होंगे, तो उनको बोला जाएगा फ्लैम्बॉयंट। वैगेबॉन्ड होता है आवारा या फिर घुमक्कड़, जिसके पास अपना घरवर ना हो। तो अपना जो आंसर है वो होगा फ्लैम्बॉयंट। आइए डेफिनेशंस देखते हैं। जो कि अ पर्सन हु राइड्स हॉर्सेज इन रेसेज स्पेशली एज अ प्रोफेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि घुड़सवारी करता है खास तौर पे व्यवसाय के तौर पर। ग्लटन, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, पेटू। फ्लैम्बॉयंट, एक्टिंग इन अ लाउड कॉन्फिडेंट वे दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन, ठीक है, किसी जोरदार या भड़कीले, और इसको कह सकते हैं आप विश्वास के तौर पर, उसको ये लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ विश्वास के साथ, और ताकि वो इस तरीके से एक्ट करता है जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो उसकी तरफ। वैगबॉन्ड, अ पर्सन विदाउट अ होम और अ जॉब हु कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अनदर। अ पर्सन विदाउट अ होम, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है और ना ही है कोई जॉब, और हु कीप्स ट्रैवलिंग, जो कि यात्रा करता रहता है, फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता रहता है, वो वैगबॉन्ड होता है। हिंदी में कहें तो घुमक्कड़। तो आंसर हमने डिस्कस कर ही लिया है, फ्लैम्बॉयंट। अब देखते हैं अगला। अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो संप्रदाय के बारे में शिक्षा देता है, एंड इज कंसिडर्ड टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड, और जिसको देवदूत या फिर पैगंबर समझा जाता हो, उसको क्या बोलेंगे, जो पैगाम लेकर के आता हो ईश्वर का, उसको क्या बोला जाएगा ये बताना है। प्रोफेट, प्रोफेट आपने पढ़ा ही होगा, पैगंबर बोला जाता है इनको। एथीस्ट होता है नास्तिक, वॉलेंटियर होता है स्वयंसेवक, और स्कॉलर होते हैं विद्वान। ठीक है, प्रोफेट हम डिस्कस कर ही चुके हैं क्या होता है, अपना आंसर भी यही होगा।
नास्तिक होते हैं जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखते कि कोई ईश्वर है, कोई भगवान है। वॉलेंटियर होते हैं स्वयंसेवक, जो कि बिना किसी वेतन भत्तों के किसी काम को करने के लिए स्वेच्छा से स्वयं की सेवा प्रदान करते हैं, वो स्वयंसेवक होते हैं वॉलेंटियर। और विद्वान आप जानते ही हैं, जो कि ज्ञानी हो किसी विषय में। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। प्रोफेट ए पर्सन हु इज सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेजेस फ्रॉम गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, किस लिए? ताकि वो लोगों को बता सकें, समझा सकें। एंड गिव देम मैसेजेस, और उनको जो ईश्वर के मैसेज हैं वो उनको दे सकें। अथीस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और एनी गॉड्स। वॉलंटियर, अ पर्सन हु ऑफर्स और एग्रीज टू डू समथिंग विदाउट बीइंग फोर्स्ड और पेड टू डू इट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई काम करने का ऑफर करता है या फिर किसी काम को करने के लिए सहमत हो जाता है बिना जोर ज़बरदस्ती के और या फिर बिना किसी वेतन के। पेड मतलब बिना किसी भुगतान के। स्कॉलर, अ पर्सन हु स्टडीज, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अध्ययन करता है। एंड हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी विषय विशेष के बारे में। तो अपना जो आंसर है वो है प्रॉफिट। अगला है ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस। एक ऐसा खेल जिसमें कि कोई सी भी पार्टी, दो पार्टीज में से कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, उसको क्या बोलते हैं? क्विट, ड्रॉ, फ्लॉप, इक्वल। देखिए क्विट होता है छोड़ देना, ड्रॉ होता है जैसे कि आपने मैच ड्रॉ सुना होगा, तो अपना आंसर भी यही है। ड्रॉ की स्थिति में कोई भी पार्टी नहीं जीतती ना, मैच ड्रॉ हो जाता है। फ्लॉप होता है पिट जाना, मूवी वगैरह फ्लॉप हो जाना। इक्वल होता है समान। आइए मतलब देखते हैं इंग्लिश में। क्विट, टू लीव अ जॉब एटसेट्रा और टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस। कोई जॉब आदि छोड़ देना या फिर किसी एक स्थान से दूसरी जगह चले जाना। ड्रॉ, टू डू अ पिक्चर और डायग्राम ऑफ समथिंग विद पेंसिल, पेन एटसेट्रा बट नॉट पेंट। ये लेखांकन भी होता है और इसका मतलब जो हमसे पूछा गया है वो भी होगा। एक आप जानते ही एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, तो एक मीनिंग ये भी है चित्रांकन करना। टू डू अ पिक्चर, कोई पिक्चर या डायग्राम बनाना पेन पेंसिल की मदद से, ना कि किसी पेंट से, तो वो ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा ड्रॉ ये भी है जो हमसे पूछा गया है, तो अपना आंसर भी यही है। फ्लॉप देख लेते हैं। समथिंग दैट इज नॉट अ सक्सेस, ऐसा कुछ जो कि सक्सेस ना हो, सक्सेसफुल ना रहे, या फिर कह सकते हैं ए फेलियर, उसको भी फ्लॉप बोला जाएगा। इक्वल होता है बराबर। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ जिसको संतुष्ट ना किया जा सके। इंसेन, इंजेनुअस, इनएप्ट या फिर इनसैटिएबल। इंसेन होता है पागल, इंजेनुअस होता है निष्कपट, इनएप्ट होता है जो कि अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ना ढाल सके, और इनसैटिएबल होता है जिसको सेटिस्फाई, सैटिएबल। तो यहाँ इसको ये समझिए आप, सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके वो होता है इनसैटिएबल। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंसेन, क्रेजी और मेंटली इल, जो कि पागल हो या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो। इंजेनुअस, निष्कपट बोला गया है, तो निष्कपट होते कौन है? जो ऑनेस्ट होंगे, इनोसेंट होंगे। एंड विलिंग टू ट्रस्ट पीपल इन अ वे दैट समटाइम्स सीम्स फूलिश, ऐसे ईमानदार, भोले और लोगों में विश्वास करने वाले लोग, इस तरीके से विश्वास करने वाले कि जो कभी कभार और दूसरे को बेवकूफ़ी भरा दिखाई दे। इनएप्ट, नॉट सुटेबल और अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेज, जो कि किसी परिस्थितियों में सुटेबल या फिर अप्रोप्रिएट ना हो, वो होता है इनएप्ट। इनसैटिएबल, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो अपना आंसर भी यही है, इनसैटिएबल। आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको उगाया जाता है ताकि उनको बेचा जा सके। नर्सरी, गार्डन, एवियरी और यार्ड। देखिए नर्सरी आपने सुना होगा, अगर कहीं कभी आप पौधा लेने गए हों तो जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं उसको नर्सरी ही बोला जाता है। गार्डन होता है बगीचा या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर जो जैसे कि खेल कूद सकें बच्चे, ठीक है। एवियरी होता है जहाँ पे बर्ड्स को पाला जाए, उसको कह सकते हैं आप पिंजड़ा या दड़बा। और यार्ड होता है आंगन। आइए देख लेते हैं इंग्लिश में इनके मतलब क्या है। नर्सरी, अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन एंड सोल्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो
यंग प्लांट्स हैं या फिर छोटे पौधे जो हैं वो उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। गार्डन होता है ए पब्लिक पार्क, और एवियरी अ लार्ज केज और एरिया इन विच बर्ड्स आर केप्ट, एक बड़ा पिंजरा या फिर एक बड़ा क्षेत्र जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं। यार्ड एंड एरिया, एक ऐसी जगह यूजुअली विदाउट अ रूफ, जिसमें के सामान्य तौर पर छत नहीं होती। यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क और पर्पस, जिसका यूज किया जाता है किसी निश्चित काम के लिए या फिर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए। तो अपना आंसर है नर्सरी। आगे बढ़ते हैं। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, किसी को मृत्यु दे देना, वो भी बिना कोई दर्द पहुंचाए, ताकि उसको जो सफरिंग हो रही है, उसको जो दर्द है, उसको समाप्त किया जा सके। ऑप्शन फर्स्ट है यूथनेशिया, दूसरा है जीनोसाइड, तीसरा है ब्लास्फेम और चौथा है ऑल्ट्रुइज्म। देखिए यूथनेशिया एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कि कोई इलाज संभव नहीं है और वो बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ित है, या फिर वो अब ऐसा लग रहा है कि ये रिकवर नहीं कर पाएगा, तो उसको या तो वेंटिलेटर पे है तो उसकी ऑक्सीजन वगैरह रोक देना, मतलब कुछ ऐसे उपाय उससे, ताकि उसको दर्द भी ना हो और जो उसका सफरिंग है ऑलरेडी, जो वो दर्द में है, वो भी खत्म हो सके। तो वो प्रोसेस होती है यूथनेशिया। अपना आंसर भी यही है। जेनोसाइड होता है किसी भी जो एक पर्टिकुलर रेस है उसका संहार करना, नरसंहार कह सकते हैं आप इसको। ब्लास्फेम होता है ईश निंदा, ईश्वर के या फिर जो सेक्रेड थिंग्स हैं, पवित्र वस्तुएं हैं, उनके बारे में कुछ अपशब्द कहना। ऑल्ट्रुइज्म होता है परोपकारिता, परोपकारिता होती है दूसरे के भले के बारे में सोचना। आइए देखते हैं मतलब बाकी। यूथनेशिया द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली एंडिंग अ पर्सन्स लाइफ टू रिलीव सफरिंग, जानबूझकर, डेलिबरेटली होता है जानबूझकर एंड कर देना किसी व्यक्ति का जीवन, ताकि उसको जो सफरिंग है, दुख है, उनसे रिलीव किया जा सके, मुक्त किया जा सके। जेनोसाइड इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पीपल इन होल और इन पार्ट, जानबूझ करके लोगों के एक समूह का, हिस्से का डिस्ट्रक्शन, विनाश कर देना, या कह सकते हैं नरसंहार। ब्लास्फेम स्पीकिंग इररेवरेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, मतलब असम्मान, इररेवरेंटली होता है असम्मान तरीके से बोलना ईश्वर के बारे में या फिर जो पवित्र वस्तुएं हैं उनके बारे में। एल्ट्रुइज्म द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन योर ओन, अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों की जो आवश्यकताएं हैं या खुशियां हैं उनके बारे में केयर करने का जो फैक्ट है उसको ऑल्ट्रुइज्म बोला जाएगा। तो अपना आंसर है यूथनेशिया। नेक्स्ट है टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, लाइट की या फिर कह सकते हैं आप रोशनी की सहायता से किसी चीज़ को और ज़्यादा ब्राइट कर देना, चमकदार बना देना। इन्फ्यूरिएट, इलस्ट्रेट, एलुसिडेट या फिर इल्यूमिनेट। देखिए इन्फ्यूरिएट होता है, आपने फास्ट एंड फ्यूरियस अगर मूवी देखी हो तो फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र, और फ्यूरिएट और इन्फ्यूरिएट वहीं से निकल के आया है। इन्फ्यूरिएट मतलब और ज़्यादा गुस्सा दिला देना। इलस्ट्रेट व्याख्या करना, इल्यूसिडेट ये भी व्याख्या करना होता है, और इल्यूमिनेट होता है जो हमसे पूछा गया है, और ज़्यादा चमकदार या फिर और ज़्यादा प्रकाशित करना। आइए डेफिनेशन से समझते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन्फ्यूरिएट टू मेक समबडी वेरी एंग्री, किसी को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देना। इलस्ट्रेट टू एक्सप्लेन और मेक समथिंग क्लियर बाय यूजिंग एग्जाम्पल्स, पिक्चर्स और डायग्राम्स, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना या फिर और ज़्यादा स्पष्ट करना, कैसे? एग्जाम्पल्स का यूज़ करके, पिक्चर्स का यूज़ करके या फिर डायग्राम्स का, चित्रों का यूज़ करके। एलुसिडेट टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, किसी चीज को और ज्यादा स्पष्ट करना, किस तरीके से, उसका व्याख्यान करके। सिमिलर मीनिंग है, इलस्ट्रेट इल्यूसिडेट सेम है। इल्यूमिनेट हो जाएगा टू शाइन लाइट ऑन समथिंग और टू डेकोरेट समथिंग विद लाइट्स, किसी चीज को, किसी चीज पर लाइट मार के उसको और ज्यादा चमकाना या किसी चीज को लाइट से और ज्यादा सजा देना। तो अपना आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन 4, दैट इज इल्यूमिनेट। नेक्स्ट है टू राइज इन वैल्यू, मूल्य में बढ़ोतरी होना या किसी चीज का मूल्य बढ़ना। डेप्रिशिएट, एनलार्ज, एप्रिशिएट और एक्सटेंड। देखिए डेप्रिशिएट होता है किसी चीज की निंदा करना या फिर उसकी वैल्यू को कम करना।
एनलार्ज होता है बढ़ा देना या और ज़्यादा लंबा कर देना। अप्रिशिएट होता है प्रशंसा करना या मूल्य को बढ़ाना। और एक्सटेंड होता है किसी चीज़ का विस्तार करना। तो इन चारों में मतलब मैंने आपको बताया। आइए डेफिनेशन समझते हैं, तब आप खुद समझ जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। डेप्रिशिएट, टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, निंदा करना या फिर किसी चीज़ के दाम में, किसी चीज़ के मूल्य में कमतरी होना। एनलार्ज, टू मेक समथिंग और टू बिकम बिगर, किसी चीज़ को बड़ा कर देना या बड़ा हो जाना। अप्रिशिएट, टू एंजॉय समथिंग और टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समबडी समथिंग, किसी चीज़ को एंजॉय करना या फिर उसकी वैल्यू को समझ लेना। प्रशंसा करना, मूल्य को बढ़ा देना, जैसा भी मतलब है। एक्सटेंड, टू मेक समथिंग लॉन्गर और लार्जर, किसी चीज़ को लंबा खींचना या विस्तार देना। तो अपना जो आंसर है आप खुद सोच लीजिए, क्या सेकंड और फोर्थ में से हो सकता है? डेप्रिशिएट तो वैसे ही नेगेटिव है, डिक्रीज होता तब हम इसको सोचते भी। अब है टू राइज, बढ़ाना, तो सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, किसी भी कहानी या फिर नाटक का जो मुख्य किरदार होता है वो क्या कहलाया जाएगा? कार्टूनिस्ट, हेडोनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट या फिर प्रोटागोनिस्ट। देखिए कार्टूनिस्ट वो होते हैं जो कार्टून वगैरह का चित्रांकन करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। हेडोनिस्ट होते हैं भोगवादी, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन का मेन मकसद होता है मतलब भोगते जाना चीज़ों को, इसको भी भोग लिया, उसको भी भोग लिया, इस तरीके से। अपॉर्चुनिस्ट होते हैं अवसरवादी। और प्रोटागोनिस्ट होते हैं जो हमसे पूछा गया है, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। आइए डेफिनेशंस देखते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज कार्टून्स, जो कि कार्टून वगैरह बनाता हो, कार्टूनिस्ट होता है। हेडोनिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, कि जीवन में जो सुख है, भोग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपॉर्चुनिस्ट, मेकिंग यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी स्पेशली टू गेट एन एडवांटेज फॉर योर सेल्फ, नॉट डन इन अ प्लान वे, मतलब जैसे कोई अवसर आया उसको उसी हिसाब से उसका यूज कर लेना अवसरवादी कहते हैं, भले ही वो जो है प्लान वे में मतलब सुनियोजित तरीके से ना किया गया हो। प्रोटैगोनिस्ट, द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले, फिल्म और बुक, मुख्य किरदार। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, कोई ऐसा व्यक्ति या फिर जानवर जो दूसरे व्यक्ति या जानवर पर निर्भर हो या रह रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट, परजीवी। प्यूपिल होते हैं शिष्य, सक्सेसर बाद में आने वाला, और एयर होते हैं उत्तरजीवी या फिर कह सकते हैं उत्तराधिकारी। तो आंसर क्या होगा आप खुद सोचिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस। पैरासाइट, अ प्लांट और एन एनिमल दैट लिव इन और ऑन अनदर प्लांट और एनिमल एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट। पैरासाइट समटाइम्स कॉज डिजीज, ये तो इररिलेवेंट है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अभी ये समझिए, एक ऐसा प्लांट या फिर कोई एक ऐसा एनिमल जो कि दूसरे प्लांट या जानवर के अंदर या उसके ऊपर, इन और ऑन, अंदर या उसके ऊपर रहता हो, और गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट, और जिस चीज के अंदर या ऊपर वो रहता है वहां से भोजन अपना ले, पैरासाइट कहलाया जाएगा। हिंदी में बात करें तो परजीवी होता है। प्यूपिल, शिक्षक, शिष्य, ए पर्सन हु इज टॉट आर्टिस्टिक, म्यूजिकल एटसेट्रा स्किल्स बाय एन एक्सपर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको के सिखाई जा रही हैं आर्टिस्टिक कलाकृति, म्यूजिकल संगीत से रिलेटेड स्किल्स किसी एक्सपर्ट के द्वारा जो कि उस मामले में बहुत ज़्यादा निपुण हो। सक्सेसर, अ पर्सन और थिंग दैट कम्स आफ्टर समबडी समथिंग एल्स एंड टेक्स हिज हर इट्स प्लेस, एक कोई ऐसा व्यक्ति या फिर वस्तु जो किसी और दूसरी व्यक्ति या वस्तु के बाद में आता है और उसकी जगह ले लेता है। एयर होता है द पर्सन विद लीगल राइट टू रिसीव इनहेरिट मनी, प्रॉपर्टी और अ टाइटल व्हेन द ओनर डाइज, उत्तराधिकारी बोल सकते हैं इसको। तो अपना जो आंसर है वो है पैरासाइट। नेक्स्ट है हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होता है जितनी जरूरत हो, तो जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ होना या रखना, उसको क्या बोलेंगे? सरचार्ज, सराउंडिंग्स, सरोगेट या फिर सरप्लस। देखिए सरचार्ज होता है अतिरिक्त शुल्क, मान के चलिए कोई चीज़ आपके ऊपर चार्ज है, मतलब आपको कोई जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर अगर सरचार्ज लगेगा तो उसको बोल सकते हैं आप अतिरिक्त शुल्क। सराउंडिंग हमारे ओर का जो चारों ओर का वातावरण है
या चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको सराउंडिंग्स बोल सकते हैं। सरोगेट होता है एवजी। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की जगह कोई दूसरा अगर काम कर रहा है, सरोगेट जैसे सरोगेट मदर्स होती हैं तो उनमें जो एक्चुअल मदर होती है उसके जो वॉर्म है उसके अतिरिक्त सरोगेट जो मदर होती हैं उनमें यूज़ बच्चा पैदा मतलब उसके बच्चे का पालन पोषण होता है। सरप्लस होता है जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। तो अपना आंसर है ऑप्शन 4। ये सब हैं डेफिनेशंस, आप चाहें तो इसको रोक करके पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एंगर अबाउट एन अनफेयर, अनफेयर होता है भेदभावपूर्ण सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। क्रोध होना किसी भेदभावपूर्ण सिचुएशन के बारे में या फिर किसी के भेदभावपूर्ण व्यवहार के प्रति क्रुद्ध होना, क्रोधित होना। इंडक्शन, इंडिजनाइजेशन, इंटेलिजेंस या फिर इंडिग्नेशन। देखिए इंडक्शन होता है जब कोई काम वगैरह, कोई नया व्यवसाय या नई नौकरी शुरू होती है तो उससे पहले जो उसको चीज़ों के बारे में बताया जाएगा या प्रशिक्षण दिया जाएगा, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। जब जैसे कि आप नौकरी में आ जाएंगे तो उसको बोला जाता है, जो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी आपको बताने के लिए कि डिपार्टमेंट है क्या और क्या क्या आपको काम करना है, वो सब के लिए उसको बोला जाएगा इंडक्शन ट्रेनिंग। तो इंडक्शन आप समझ गए होंगे, काइंड ऑफ मतलब नौकरी में ज्वाइन करने के तुरंत बाद जो प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। इंडिजिनाइजेशन होता है, देखिए इंडिजिनस होता है स्वदेशी और इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा स्वदेशीकरण, किसी चीज़ को अपना जो है स्वदेशी बनाना। इंटेलिजेंस होता है इच्छा पूर्ति में लगे रहना, मतलब मेरी कोई अगर इच्छा है तो उसी में ही लगे रहना। और इंडिग्नेशन होता है क्रुद्ध होना, क्रोधित होना। आइए डेफिनेशन समझते हैं। इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग somebody टू अ न्यू जॉब, स्किल, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, एन इवेंट एट विच दिस टेक्स प्लेस। देखिए दो मतलब हो सकते हैं, ये अलग है तो सिमिलर, लेकिन ये जो है ये प्रोसेस को बता रहा है और ये इवेंट को बता रहा है। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि होता क्या है इंडक्शन। इंडिजिनाइजेशन होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग मोर नेटिव, भले ही वो स्वदेशी है लेकिन उसको और ज़्यादा स्वदेशी बनाने की क्रिया को इंडिजिनाइजेशन कहते हैं। इंटेलिजेंस, द स्टेट ऑफ हैविंग और डूइंग वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ आप चाहें उसको करने या फिर पाने की जो अवस्था है वो इंटेलिजेंस है, या उसी में लगे रहने की जो अवस्था है वो इंटेलिजेंस है। इंडिग्नेशन होता है शॉक एंड एंगर। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, दैट इज इंडिग्नेशन। ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड, एक ऐसा जो बिल्डिंग है जहाँ पे ग्रेन, गेहूँ या फिर कह सकते हैं आप खाद्य पदार्थों के दाने, इज केप्ट और स्टोर्ड, जहाँ पे वो रखे जाते हैं या फिर जहाँ पे उनका भंडारण किया जाता है। ग्रीनरी, ग्रेनरी, ग्रैंड स्टैंड और ग्रेट। देखिए ग्रीनरी ये है ग्रीन और ये ग्रीन क्या होता है, ये हरा होता है तो ग्रीनरी ये वाला हो जाएगा हरियाली। ये ग्रे है, ग्रेन यहाँ से ऐसे निकल के आया है, GRAIN यहाँ से निकल के आया है। तो ये वही जगह है जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाएगा, अनाज भंडार गृह, ग्रेनरी। ऑप्शन 2 सही आंसर है। ग्रैंड स्टैंड होता है जैसे कि आप मान के चलिए आप कोई क्रिकेट मैच वगैरह देखने गए हैं तो वहाँ जो स्टेडियम होगा, जो सीढ़ियाँ वगैरह होंगी, उस पूरे पोर्शन को ग्रैंड स्टैंड बोला जाएगा। और ग्रेट होता है कद्दूकस। कद्दूकस आपने देखा है जिसमें कि एक मेटल का पीस होता है, वो उसमें कोई भी आप जैसे कि आपने लौकी अगर कसा हो या फिर मान करके चलिए आप उसमें चिप्स भी बना सकते हैं। अगर आपके ग्रेट अभी भी समझ में नहीं आया तो आप गूगल कर लीजिए, आकृति बनी आएगी इमेजेस में जा करके, वहाँ देख सकते हैं आप, क्लियर हो जाएगा आपको। ये सब हैं डेफिनेशंस। आइए देखते हैं। ग्रीनरी, अट्रैक्टिव ग्रीन लीव्स एंड प्लांट्स, हरियाली बोला जाता है। ग्रेनरी, ए लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ग्रैंड स्टैंड समझते हैं। रोज ऑफ सीड्स यूजुअली कवर्ड बाय अ रूफ from which you get a good view of a sports competition. Row of seat, सीटों की कतारें, यूजुअली कवर्ड बाय अ रूफ, जिसके ऊपर सामान्य तौर पर कोई छत होती है और जहां से आप किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन का कोई गुड व्यू ले सकते हैं। ग्रेट, टू रब फूड इनटू स्मॉल पीसेस यूजिंग अ मेटल टूल। देखिए ये होगा वर्ब, और नाउन की अगर हम बात करें तो जो मैंने बताया कद्दूकस होगा। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 ग्रीनरी। नेक्स्ट है वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली
बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करना। डिलेटरी होता है धीमा। इंटेलिजेंट अभी हमने बताया, इंटेलिजेंस जो था वहीं से निकल के आया है इंटेलिजेंट, इच्छा पूर्तियों की को पाने में, इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहना। डिलीजेंट होता है बहुत सावधान और मेहनती, और इंडिजेंट होता है पुअर एंड नीडी। आइए समझते हैं डेफिनेशंस। डिलेटरी स्लो टू एक्ट, धीमा। इंटेलिजेंट अलाउइंग समबडी टू हैव और टू डू वट एवर ही शी वॉन्ट्स, किसी व्यक्ति को कोई काम करने देना जैसा कि वो चाहता या होना चाहता है या करना चाहता है। डिलीजेंट शोइंग केयर और एफर्ट्स इन योर वर्क और ड्यूटीज़, अपने काम में या फिर अपनी जो दायित्व हैं उनको निभाते समय केयर और एफर्ट को दिखाना। इंडिजेंट होता है पुअर और नीडी। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, दैट इज डिलीजेंट। सो अभी हम लोगों ने अपने जितने भी क्वेश्चंस थे CGL 2019 में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो सब समाप्त कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा, सेशन यूजफुल रहा होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।